हेलो स्टूडेंट। हम 12वीं पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। इस रजवार क्लासेस चैनल के माध्यम से आपको 12वीं पॉलिटिकल साइंस पूरी पढ़ाई जाएगी। 12वीं पॉलिटिकल साइंस में जो राजनीति विज्ञान है उसको उसके दो भाग हैं। पहला है भाग ए और दूसरा है भाग बे, और दोनों भागों में 4-4 यूनिट है। और इस वीडियो में हम भाग बे स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी पहली यूनिट का नाम है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे छोटी क्लासों में। संविधान क्या होता है, क्या एक कानूनी दस्तावेज है, और इसमें हम उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो लेसन है और लेसन का नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है या परिभाषा दे रखी है या अम्बेडकर जी ने कहा है इस संविधान के बारे में। भीमराव अम्बेडकर कौन थे? संविधान निर्माता थे। एक समिति, संविधान का निर्माण बहुत सारी समितियों से मिलकर बना था। बहुत सारी समितियां गठित की गई थी और उसमें से एक प्रारूप समिति थी और जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर क्या महसूस करते हैं, क्या कहते हैं, ये देखो। मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यावहारिक है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि मैं महसूस करता हूँ कि जो भारतीय संविधान है वह व्यावहारिक है, मतलब जीवन में उतारा जा सकता है। इसमें परिवर्तन की क्षमता है, मतलब इसमें परिवर्तन किया जा सकता है आसानी से। कुछ कठोर इसमें संशोधन मतलब किया जा सकता है। और इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य भी है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं जो भारतीय संविधान है एक तो व्यावहारिक है और इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, और इसमें जो शांति काल है या आपातकाल, युद्ध काल की स्थिति में देश में एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि नवीन संविधान, यहाँ पर है नवीन संविधान। नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यही नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि अगर नवीन संविधान में, अगर इस संविधान में अगर कोई भी किसी प्रकार की भी स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि संविधान खराब है, बल्कि यह होगा कि हमें यह कहना होगा कि जो मनुष्य खराब है। तो संविधान तो हमने क्या परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील ही बनाया है, युद्ध और आपातकाल में एकता की क्षमता के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर फिर भी इसमें कुछ कमी होती है या खराबी होती है तो इसका मतलब संविधान खराब नहीं बल्कि मनुष्य खराब है। भारतीय संविधान अनेक दृष्टि से विश्व का अनोखा संविधान है। भारतीय संविधान बहुत सारी दृष्टि से क्या विश्व का अनोखा संविधान, सबसे बड़ा संविधान तो है। इसकी विशेषता इसे विश्व के अन्य संविधान से अलग पहचान करती है। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार है। जो इसकी विशेषता है विश्व अन्य संविधान से अलग, क्योंकि इसमें क्या उधार का थैला है, उधार का थैला भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि यह विश्व के अन्य देशों से, बहुत सारे देशों से इसमें कुछ न कुछ बातें ली गई हैं, उनको जोड़ी गई हैं जो हमारे देश के अकॉर्डिंग हो, जो हमारी परिस्थिति के अनुसार हो, वो बातें इसमें समावेश। जो इसकी पहली विशेषता है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहली विशेषता क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान का अर्थ है कि जो भारतीय संविधान है या भारतीय जनता वह किसी अन्य राज्य या देश के अधीन नहीं है। भारत के संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान में तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य? संपूर्ण प्रभुत्व का ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि जो भारत है वह अपने आंतरिक मामलों में या बाहरी मामलों में भारत किसके साथ संधि करना चाहता है, किसके साथ नहीं करना चाहता है, ये किस में शामिल होना चाहता है, किस में नहीं शामिल होना चाहता है, कौन से गुट में शामिल होना चाहता है, कौन नहीं शामिल होना चाहता है, किस प्रकार की संधि करना चाहता है, ये भारत स्वयं इस मामले में स्वतंत्र है। भारत के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यही होता है कि जो प्रभु सत्ता है वह भारत की जनता के पास है या भारत के संविधान में है, वह किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। अतः किसी अन्य देश का हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पहले तो था, ब्रिटेन का राज था हमारे ऊपर, तो ब्रिटेन
का ही हस्तक्षेप था, किंतु जब से हम आज़ाद हुए, हमारा संविधान लागू हुआ, तब से हमारी एक भी संविधान की विशेषता होगी। पहली जो विशेषता है, सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। ये छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है। तो इसका आशय यह है कि जो भारत है, जो कोई भी देश है, वह क्या अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है। दूसरी विशेषता है इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना क्या होती है? भारत के संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को दर्शाया गया है। भारत हर जो भी संविधान होते हैं उसमें एक प्रस्तावना होती है, क्योंकि संविधान के सबसे आगे आगे एक प्रस्तावना होती है। जैसे किताब होती है, किताब के आगे आगे एक इंडेक्स होता है, एक उद्देशिका होती है, इंडेक्स होता है, फिर एक उद्देशिका होती है। उसमें पूरी किताब के बारे में दर्शाया गया है, क्या क्या इसके लक्ष्य हैं किताब के, कौन सी किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। उसी प्रकार संविधान में भी प्रस्तावना होती है, और प्रस्तावना में सब पूरे संविधान के मूल्यों और उद्देश्य को दर्शाया गया है। और के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली भी कहा है। और जो तीसरी विशेषता है वह है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारतीय संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसकी विशालता का मुख्य कारण केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारों के गठन और उसकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। जो इसकी विशालता का मुख्य कारण क्या है? भारत में क्या संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक में शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है। तो केंद्र और राज्यों के सरकारों के गठन का विस्तृत जो वर्णन है, कौन सी शक्तियाँ किसको दी जाएंगी, किस प्रकार गठन होगा, राज्यों की सरकारों का किस प्रकार, केंद्र की सरकारों का गठन होगा, ये सारा का सारा वर्णन संविधान में किया गया है। और इतने राज्य हैं, इतना बड़ा विशाल जनसंख्या वाला देश है, इतने राज्य हैं हमारे देश में, और हर राज्य की शक्तियाँ बटी हुई हैं। तो क्या है, इसका विस्तृत वर्णन करना और बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ये विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। अभी तो ये 395 वैसे गणना की दृष्टि से 465 से ऊपर से अनुच्छेद हैं, और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं, किंतु इसमें जो मूल हैं वो 395 ही हैं अनुच्छेद। किंतु मूल संविधान में जो मूल संविधान था, तो उसमें क्या 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। अन्य देशों के संविधानों की तुलना करें तो अन्य देशों के संविधान की अगर हम भारत के संविधान से तुलना करते हैं, तो अन्य देशों के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? जैसे अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 254 अनुच्छेद हैं, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। जबकि इंडिया के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जहाँ कहाँ 7 अनुच्छेद, कहाँ 395 अनुच्छेद। तो आप खुद ही देख सकते हो कि हमारा जो संविधान है वो कितना विशाल है। जो नेक्स्ट विशेषता है उसके लिखित संविधान। संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित व अलिखित होता है। जो हम भारतीय संविधान है वह लिखित है, उसको संविधान सभा ने बैठ के तैयार किया है, समय लिया है, और समय भी लगा था। आपको याद होगा तो छोटी क्लास में आप पढ़ते होंगे भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो किसी देश का संविधान लिखित व अलिखित हो सकता है, तो किसी भी देश का संविधान लिखित या अलिखित दोनों हो सकते हैं, या दोनों में से एक हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान जो इसकी परंपराओं और विकसित संविधान है और अलिखित संविधान है। जबकि भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा ने बैठकर तैयार किया है, लिखा है इसको प्रॉपर तरीके से। इसमें विभिन्न देशों से जो विशेषताएं वो जोड़ी हैं। तो भारत का संविधान क्या है? एक लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ज्ञात रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। आपको ध्यान में रखना है विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है मूल अधिकार।
मूल अधिकार हमारे संविधान में कब जोड़े गए, पहले से थे या नहीं थे, हम इसके में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये मूल अधिकार का अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार अमेरिका की संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 में है, 22 भाग बताए थे ना मैंने, उसमें से भाग 3 में जो है मूल अधिकार का वर्णन है। पहले जो मूल संविधान था उसमें केवल 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक संशोधन हुआ जिसमें क्या है, संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया, हटा दिया गया। और अब उसे अनुच्छेद 300 को याद रखना, ये अनुच्छेद 300 को के तहत केवल कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है। मूल अधिकारों, अब कौन कौन से मूल अधिकार हैं? मूल अधिकार में जो अभी वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार है। कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार, पहले 7 थे, पहले मूल संविधान में 7 थे, अब एक हट गया संपत्ति का वाला, तो अब कितने हैं? अभी 6 हैं। तो 6 कौन कौन से हैं? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक भी घोषित किया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको मूल अधिकारों का रक्षक घोषित किया गया है। मूल सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को, ये दोनों ही रीट जारी कर सकते हैं, एक अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत। यह हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट। अब जो नेक्स्ट विशेषता है वह नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की जो नेक्स्ट विशेषता है वह नीति निर्देशक। अब नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्धारण का मार्गदर्शक के लिए नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, मतलब आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। नीति निर्देशक तत्व के ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड करते हैं और राज्य का मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। अगर उस सरकार को चुनाव जीतना है, अपनी राजगद्दी प्राप्त करनी है, उसमें टिके रहने, कुर्सी प्राप्त करनी है, तो इन नीति निर्देशक तत्व की अवहेलना नहीं कर सकते। एक लोकतांत्रिक सरकार में नीति निर्देशक तत्व की अवहेलना नहीं हो सकती। जो नेक्स्ट विशेषता है वह है मूल कर्तव्य। सातवीं जो विशेषता है वह है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 4 क में और नीति निर्देशक भाग 4 में, और यह भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क है, ये 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। जैसे जब संविधान लागू हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो कुछ अनुच्छेद तो 1949 में ही लागू हुए थे, कुछ 1950 में लागू हुए थे, किंतु उस समय ये मूल कर्तव्य नहीं थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब मूल कर्तव्यों की व्यवस्था उस संविधान में नहीं थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। पहले जो शुरू में जो 1976 को मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, उस समय केवल 10 मूल कर्तव्य थे, परंतु 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने माता पिता का व अभिभावक का कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान समय में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी उसमें सिर्फ 8 कर्तव्यों का ही वर्णन था। उसने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, किंतु उस समय में उन्होंने 10 कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। अब वर्तमान समय में एक 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और उसके तहत एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। अब वर्तमान समय में
हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। जो 8वीं विशेषता है वह है संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। पॉलिटिकल में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपको सीधा आप क्या समझते हैं ऐसे ऐसे ही आएगा, अपने विचारों में व्यक्त करो, इस टाइप से आएंगे। भारतीय संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली का यह स्वरूप इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली के समान है, अर्थात भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है, मतलब ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली से आशय है कि हमारे देश का जो कार्यपालिका है वह वास्तविका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी हो, मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये हमने आज 8 विशेषताएँ पढ़ ली हैं भारतीय संविधान की। आज से हमने स्टार्ट किया है 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना, और इस चैनल के माध्यम से हम 12वीं पॉलिटिक्स साइंस की पूरी किताब पढ़ेंगे और समझेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और 8 विशेषताएँ हमने इस वीडियो में पढ़ ली है, और आगे की नेक्स्ट विशेषताएँ जो हैं वह हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहे और आप सुचारू रूप से अपनी अध्ययन कर सकें लॉकडाउन के दौरान।